हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। ये है क्लास 6 की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। द चैप्टर नेम इज अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। अशोका एक ऐसे एम्परर थे जिन्होंने वॉर को गिव अप कर दिया था, मतलब युद्ध को त्याग दिया था। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम मौर्यन एम्पायर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर छोटी सी एक स्टोरी दी गई है, रोशन्स रुपीज़। देखो, रोशन का बर्थडे था और उसके बर्थडे पर उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने उन्हें नोट दिए थे। नोट मतलब पैसे देना। तो वो नोट्स काफ़ी क्रिस्प थे, काफ़ी कड़क थे। अब रोशन इन पैसों से एक नई सीडी खरीदना चाहती थी, बट उससे पहले वो इन ब्रांड न्यू नोट्स को अच्छे से देखना चाहती थी, फील करना चाहती थी। तो उसने एक चीज़ नोटिस की कि जो ये रुपए उसे दिए हैं उसके दादाजी ने, इन नोट्स पर राइट साइड में तो गांधी जी का एक स्माइलिंग फेस है एंड लेफ्ट साइड में वो देखती है कि कुछ लायंस हैं, जो छोटे छोटे लायंस बने हुए हैं, टाइनी सेट ऑफ लायंस। मतलब ऐसे ना छोटे छोटे ये लायंस का एम्बलम आप देखोगे, आपको नोट्स पर देखने को मिलेगा। सो इसी एम्बलम को देखकर जो रोशन है वो थोड़ा सा वंडर होने लगी, सोचने लगी कि ये लायंस क्यों हैं हमारे नोट्स पर। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अ वेरी बिग किंगडम एन एम्पायर, एक बहुत बड़ा किंगडम जिसे हम एम्पायर भी कहते हैं, जिसे हम साम्राज्य कहते हैं। द लायंस दैट वी सी ऑन आर नोट्स एंड कॉइन्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। जो टाइनी सेट ऑफ लायंस हम अपने नोट्स एंड कॉइन्स पर देखते हैं, उसके पीछे काफ़ी लंबा इतिहास है। जो ये लायंस हैं ये कार्व कराए गए थे स्टोन पर, पत्थरों पर, एंड फिर इनको प्लेस किया गया था मैसिव स्टोन पिलर पर। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, स्टोन पिलर तो मतलब आपको पता ही होगा, एक ऐसा पिलर जो स्टोन का बना हुआ है, राइट। तो ये जो लायंस हैं, जिन टाइनी सेट ऑफ लायंस को हम अपने नोट्स एंड कॉइन्स पर देखते हैं, इन लायंस को स्टोन पर कार्व कराया गया था, पत्थरों पर कार्व कराया गया था। और सारनाथ में, सारनाथ एक जगह है वाराणसी में, सारनाथ में एक स्टोन पिलर है बहुत बड़ा, उस स्टोन पिलर पर इन लायंस को रखा गया था। एंड सारनाथ वही जगह है जहाँ पर बुद्ध ने पहली बार अपना उपदेश दिया था, अपनी टीचिंग दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आपको इस एम्बलम में क्या देखने को मिलेगा? 3 शेर देखने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में ये 4 शेर हैं, 4 लायंस हैं, क्योंकि एक इनके पीछे है जो हमें सामने से नहीं दिखता। ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना। इसके अलावा ये देखो, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये है एक कमल का फूल, और यहाँ पर आप देखोगे ये है चक्र, और इस साइड है बुल और इस साइड है हॉर्स, और यहाँ पर है 4 शेर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप एक बार इस पिक्चर को ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा कि इस पिक्चर में एक्चुअल क्या क्या है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नोन टू हिस्ट्री। हमारे इतिहास में जितने भी ग्रेटेस्ट रूलर्स रहे हैं, उन ग्रेटेस्ट रूलर्स में से एक नाम अशोक का भी आता है। ऑन हिज इंस्ट्रक्शन inscriptions were inscribed on pillars as well as on rock surfaces. So अशोका के ही इंस्ट्रक्शन से पिलर्स एंड रॉक सरफेसेस पर इंस्क्रिप्शंस को इंस्क्राइब कराया गया था। हालांकि इन इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ है ये चीज़ हम बाद में जानेंगे, उससे पहले हम ये पढ़ेंगे वाई हिज किंगडम वॉज कॉल्ड एन एम्पायर, कि अशोक के किंगडम को हम एम्पायर करके क्यों बुलाते हैं। सो अशोक के किंगडम को एम्पायर क्यों कहा जाता है, वो चीज़ अभी हम यहाँ पर जानेंगे, और फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि जो इंस्ट्रक्शंस अशोक ने दी थी कि रॉक सरफेसेस एंड पिलर्स पर क्या क्या लिखा जाएगा, तो उन इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है वो हम बाद में पढ़ेंगे। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो जिस एम्पायर पर अशोका ने रूल किया था उस एम्पायर का नाम क्या है? मौर्यन एम्पायर। ये मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? अशोका के ग्रैंडफादर, जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे, और इन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था लगभग 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की थी? एक बहुत वाइज मैन थे, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनका नाम था चाणक्य,
और चाणक्य को हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। चाणक्य को हम कौटिल्य एंड विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। सो चाणक्य का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मैनी ऑफ चाणक्याज आइडियाज वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र एक बुक है जो किसने लिखी? चाणक्य ने। तो इस बुक में चाणक्य के आइडियाज आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पर ये तो हमने पैराग्राफ किया, लेकिन इससे थोड़ा सा पहले हम मगध एम्पायर की बात करते हैं, तभी आपको पता चलेगा कि मगध एम्पायर के बाद मौर्यन एम्पायर कैसे आया, राइट। तो थोड़ा सा एक बार हम लिंक समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 5 ओपन करना है और मगध एम्पायर वाला पेज निकाल कर बैठ जाओ। देखो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि मगध एम्पायर के जो रूलर्स थे इंपॉर्टेंट, उनका हमने नाम पढ़ा। एक तो थे बिंबिसार, फिर थे अजातशत्रु। तो बिंबिसार एंड अजातशत्रु ने ऑल पॉसिबल मीन्स अपनाए थे, मतलब हर तरीके के हथकंडे अपनाए अदर जनपदस को जीतने के लिए। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं जिनका नाम था महापद्म नंदा। अब यहीं से नंदा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। नंद डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। महापद्म नंद जो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे, उन्होंने अपनी इस डायनेस्टी को और ये जो एम्पायर था मगध एम्पायर, इस एम्पायर को एक्सटेंड कर दिया था लगभग नॉर्थ वेस्ट पार्ट तक, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट तक। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो जो ये नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, यहाँ तक मगध एम्पायर फैल चुका था। अब धीरे धीरे इसमें क्या होता है, नंद डायनेस्टी शुरू होती है, तो इसमें एक और रूलर आते हैं जिनका नाम था धनानंद। ध्यान रखना, जिनका नाम था धनानंद। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मैं सिर्फ आपको एक स्टोरी बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए स्टोरी से कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य आए, चाणक्य कैसे आए, ये सारी तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सो यहाँ से जो नंद डायनेस्टी शुरू हुई, फिर इसके बाद जो रूलर आए वो थे धनानंद। और धनानंद जो थे उन्होंने एक बहुत बड़ा जो रिचुअल था, बहुत बड़ा यज्ञ इन्होंने परफॉर्म कराया था। और हमने ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि उस टाइम पर राजा क्या होते थे, बड़े बड़े यज्ञ कराया करते थे। तो धनानंद ने भी एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया था और इस यज्ञ में चाणक्य आए थे। सो चाणक्य को देखकर जो धनानंद थे वो हंसने लगे थे। तो यहीं से जो चाणक्य थे ना, उनके मन में ये चीज़ खटक गई थी और अब उन्होंने सोचा था कि वो इस नंद डायनेस्टी का विनाश करके रहेंगे। तो चाणक्य निकल गए अब किसी एक ऐसे इंसान की खोज में कि जो नंद डायनेस्टी को हरा सके। तो ऐसे खोजते खाजते चाणक्य को कौन मिले? चंद्रगुप्त मौर्य मिले। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य मिले। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को 7 साल तक लगभग अपनी नीतियां सिखाई, किस तरीके से राजपाट चलाना है, सब कुछ चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाई। किसने? चाणक्य ने। क्यों? ताकि चंद्रगुप्त मौर्य नंद डायनेस्टी को ख़त्म कर सके। और हुआ यही कि फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य से इन्होंने अटैक करवाया चाणक्य ने अपनी नीति के द्वारा, और अपनी नीति के द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जिता दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी पर अटैक किया और धनानंद के 8 बेटे थे जो बैटल में मारे जा चुके थे। और वहीं से फिर शुरुआत होती है मौर्यन डायनेस्टी की। तो मगध एम्पायर को अब किसने कैप्चर कर लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश किया था। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, आपने चैप्टर नंबर 5 में अलेक्जेंडर की स्टोरी भी पढ़ी थी कि कुछ लगभग 2300 साल पहले अलेक्जेंडर जो थे वो मैसेडोनिया में रहते थे, मतलब, और वो चाहते थे कि वो पूरे वर्ल्ड को कनकर करें, लेकिन वो यहाँ ब्यास नदी तक आए, इसके किनारे तक आए, लेकिन इससे आगे वो पहुँच नहीं पाए क्योंकि उनकी खुद की मिलिट्री, खुद की आर्मी ने मना कर दिया था कि आगे मत जाओ क्योंकि जो इंडियन रूलर्स हैं ये हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, राइट। सो वो लोग जो थे, अलेक्जेंडर जो थे, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट को जीतना चाहते थे। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि उन्होंने ब्यास नदी से ही अपना रुख मोड़ लिया था। लेकिन फिर इस नॉर्थ वेस्ट पार्ट को किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। ठीक है, सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, थोड़ी सी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि डायनेस्टी क्या होती है। व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर। जैसे कि सपोज करो एक ही फैमिली में पहले ये राजा है, फिर इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा, फिर इसका जो बेटा होगा वो राजा बनेगा। सो ऐसे ही अगर हम मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो आप देखना कि मौर्यन डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य, फिर इसके बाद बिंदुसार, फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। ठीक है, समझे? तो ये होती है डायनेस्टी, जब एक ही फैमिली मेंबर्स रूलर्स बनते जाएं वन बाय वन। ठीक है, जैसे कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य रूलर थे, फिर उनके बेटे बिंदुसार रूलर थे, फिर उनके बेटे अशोक रूलर थे। तो इसे हम डायनेस्टी कहते हैं, जब एक ही फैमिली से, सेम फैमिली से रूलर्स बनते जाते हैं वन आफ्टर अनदर। द मौर्यंस वर अ डायनेस्टी विद 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो इसी तरीके से हमें मौर्यन डायनेस्टी में क्या देखने को मिलता है? 3 इंपॉर्टेंट रूलर, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके जो सन थे बिंदुसार, और बिंदुसार के जो सन थे अशोक। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स हमें मौर्यन डायनेस्टी से देखने को मिलते हैं। ठीक है, देयर वर सेवरल सिटीज इन द एम्पायर, दीज इंक्लूडेड द कैपिटल पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन। देखो, जो बहुत सारे शहर होते हैं वो मिलकर एक एम्पायर बनाते हैं, या ये कह लो एक एम्पायर में बहुत सारे शहर होते हैं। अब ये जो एम्पायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस एम्पायर में क्या क्या इंक्लूडेड था, कौन कौन से शहर इंक्लूडेड थे? पाटलिपुत्र, जिसे हम प्रेजेंट डे पटना कहते हैं। तक्षशिला कहाँ पर है? ये है मॉडर्न डे पाकिस्तान में। एंड उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो एक बार इसको हम इस मैप में देखते हैं। देखो, ये रहा तक्षशिला, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में। यहाँ पर है पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे से हम क्या कहते हैं? पटना, राइट। अब यहाँ पर है उज्जैन, ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। तक्षशिला प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया जाना है तो इन जगहों पर पहुंचा जाता था तक्षशिला के रास्ते से। ठीक है, तो अगर नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया जाना है तो यहाँ पर जब जाते थे तो उस टाइम पर रास्ता तक्षशिला से होकर जाया करता था। तो एक तक्षशिला जो था ये एक गेटवे था टू नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया। वाइल उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन रास्ते में तब पड़ता था जब नॉर्थ टू साउथ इंडिया का रूट लिया जाता था। तो ध्यान रखना, अगर नॉर्थ वेस्ट इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया जाना था तो तक्षशिला रास्ते में पड़ता था, एंड अगर नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया तक का रूट है तो बीच में उज्जैन पड़ता था। और उज्जैन कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। देखो, मौर्यन एम्पायर में नॉर्थ वेस्ट के साथ इंडिया के ट्रेड चलते रहते थे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के साथ। जैसे कि इंडिया के ट्रेड होते थे रोमन, ग्रीक, ईरानियन एम्पायर्स के साथ। तो बीच में जो रास्ता था ना वो तक्षशिला से होकर जाता था। और ट्रेडिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस टाइम पर अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने। सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र हमें ये पता चलता है कि मौर्यन पीरियड में नॉर्थ से लेकर जो ये वेस्ट वाला ट्रेड जो होता था ना, इस ट्रेड में ब्लैंकेट बहुत इंपॉर्टेंट थे, एंड ब्लैंकेट का ट्रेड बहुत होता था। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में आया हुआ है, तो आप ध्यान रखना। मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन्स प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़। और इन शहरों में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स रहा करते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर काम व्यापारियों का होता था, ट्रेड होता था, इसीलिए मर्चेंट्स यहाँ रहा करते थे, ऑफिशियल्स रहा करते थे, राजा के जो अधिकारी होते थे जो टैक्सेस वगैरह कलेक्ट करते थे, एंड जो क्राफ्ट पर्सन थे जो हाथों से काम किया करते थे, वीविंग किया करते थे, वो लोग यहाँ रहा करते थे। So in other areas there were villages of farmers and herders, and in some areas such as central India there were forests where people gathered forest produced and hunted animals for food. अब इन शहरों के अलावा कुछ गांव की अगर हम बात करें तो गांव के इलाकों में फार्मर्स एंड हर्डर्स रहा करते थे। फार्मर्स अपनी खेती किया करते थे, खेत वगैरह को जोता करते थे। हर्डर्स ये लोग एनिमल्स को झुंड में पाला करते थे। एंड इसके अलावा अगर हम सेंट्रल इंडिया की बात करें तो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है
वो पार्ट फॉरेस्टेड है, वहाँ पर जंगल ही जंगल हैं, तो इसीलिए एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के जो लोग हैं वो खाने के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते थे, फॉरेस्ट से ही अपना फूड वगैरह कलेक्ट किया करते थे, एनिमल्स को हंट किया करते थे, खाने के लिए एनिमल्स का शिकार किया करते थे। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसा कि देखो अभी हमने पिछले पेज पर क्या किया था, क्या बात की थी कि एम्पायर में बहुत सारे शहर होते हैं। सो हर एक पार्ट में, हर एक शहर में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, लोगों का रहने सहने का तरीका अलग था। दे प्रोबेबली एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, अलग अलग तरह के खाने खाया करते थे, अलग अलग तरह के कुजीन हुआ करते थे, एंड तरह तरह के कपड़े पहना करते थे। तो हमें कल्चरल डिफरेंस देखने को मिलता है एक ही एम्पायर में। जैसे कि देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, मान के चलो ये इंडिया एक एम्पायर है, ठीक है। इस एम्पायर के अंडर आप देखो कितने सारे शहर हैं और हर एक शहर में अलग अलग कल्चर है। सो इसी हिसाब से मानकर चलो कि मौर्यन एम्पायर जो है उसके अंदर बहुत सारे शहर आ गए, बहुत सारे पार्ट आ गए, और हर एक पार्ट में, हर एक एरिया में कल्चरल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लोग अलग अलग भाषा बोला करते थे, अलग अलग खाने के तरीके थे, अलग अलग कपड़े पहना करते थे। ठीक है, अभी हम एम्पायर एंड किंगडम के बीच का डिफरेंस देखेंगे। तो मैं एक तरफ यहाँ पर एम्पायर लिख देती हूँ और दूसरी तरफ किंगडम। देखो जो एम्पायर के रूलर होते हैं उन्हें हम कहेंगे एम्परर, जो किंगडम के रूलर होते हैं उन्हें हम कहेंगे किंग। ठीक है, एंड इसके अलावा क्वीन भी हो सकती हैं यहाँ पर। अब दूसरा डिफरेंस ये है एम्पायर एंड किंगडम में, एम्पायर लार्जर होते हैं इन कंपैरिजन टू किंगडम, एंड किंगडम इन कंपैरिजन टू एम्पायर स्मॉलर होते हैं। दैट मीन्स एम्पायर किंगडम से बड़े होते हैं और किंगडम एम्पायर से छोटे होते हैं, राइट। अब देखो जो एम्पायर्स होते हैं, एम्पायर कौन हुए, जो एम्पायर्स के रूलर होते हैं। तो जो एम्पायर्स होते हैं उनको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है किंग से, क्योंकि जो एम्पायर्स हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं किंगडम से। तो जितना ज़्यादा एरिया उतने ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, अब जितना ज़्यादा एरिया होगा उसी हिसाब से बड़ी आर्मी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो एम्पायर्स में बिग आर्मी की ज़रूरत पड़ती है, वेयर एज अगर हम किंगडम की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल आर्मी से काम चल जाता है। अब देखो एक जो बेसिक सा एग्जाम्पल है वो बता देती हूँ पहले। यहाँ पर किंगडम अगर ये है, सपोज करो ये किंगडम है, ये एक एरिया है, ये किंगडम है। अब ऐसे ही बहुत सारे जो किंगडम होंगे, अब बहुत सारे किंगडम मिलकर बनाएंगे एक एम्पायर। ध्यान रखना, किंगडम एक होगा और बहुत सारे किंगडम मिलकर बनाते हैं एम्पायर। तो एम्पायर काफ़ी बड़ा होता है, तो इसीलिए जो एम्पायर होते हैं उन्हें ऑफिशियल्स रखने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। ऑफिशियल्स का काम क्या होता है, वो लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट करते हैं। तो जितना ज़्यादा देखो एरिया होगा, क्योंकि एम्पायर में बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, तो हर एक किंगडम में अलग अलग ऑफिशियल्स की ज़रूरत होगी ताकि वो लोगों से टैक्सेस कलेक्ट कर सके। तो एम्पायर जो है वो बड़ा होता है, इसीलिए एम्पायर में एम्पायर को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बिग आर्मी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिशियल्स नियुक्त करने पड़ते हैं ताकि अच्छा खासा टैक्स कलेक्ट किया जा सके। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत सारे किंगडम मिलकर एम्पायर बनाते हैं और एक अकेला जो एरिया होगा ये किंगडम होगा। ठीक है, अब यहाँ बताया है कि एम्पायर पर रूल कैसे किया जाता था। देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि एम्पायर में बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और एम्पायर बहुत बड़ा होता है। सो एम्पायर लार्ज होता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं। उन सभी पार्ट्स को डिफरेंट तरीके से रूल किया जाता था। एंड इन सभी पार्ट्स में जो मेन पार्ट होता था, जो मेन सेंटर होता था, वो डायरेक्ट एम्पायर द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो मौर्यन एम्पायर में पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे जिसे हम पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वो डायरेक्ट एम्पायर के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। एंड जो एम्पायर थे इन्होंने बहुत सारे ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट किया हुआ था और ये ऑफिशियल्स का काम क्या था, टैक्सेस को कलेक्ट करना। तो देखो टैक्सेस किससे कलेक्ट किए जाते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन
एंड ट्रेडर्स एंड उन सभी लोगों से जो गांव में एंड टाउन्स में रहा करते थे। मतलब जैसे कि अगर देखो ये एम्पायर है, इस एम्पायर में जो गांव हैं, टाउन्स हैं, किंगडम्स हैं, उन सभी एरिया में जितने भी रहने वाले लोग होंगे उस एम्पायर के अंदर, उन सभी से टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था। सिंस एम्पायर बहुत बड़ा होता है तो इसीलिए बहुत सारे ऑफिशियल्स एम्पायर को नियुक्त करने पड़ते थे ताकि वो हर एक लोगों से टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे लोगों पर वो अलग अलग तरीके से किए गए थे। जैसे कि अगर हम फार्मर्स की बात करें तो इन पर जो टैक्सेस था वो क्या था, एग्रीकल्चर पर टैक्सेस लगा हुआ था। एंड हर्डर्स पर टैक्स कैसा था, देखो हर्डर्स के पास इतने पैसे तो होते नहीं थे कि वो राजा को पैसे दे दें, तो हर्डर्स जो है वो क्या करते थे, वो अपने एनिमल्स वगैरह को दे दिया करते थे राजा को, उनकी स्किन दे दिया करते थे राजा को, या एनिमल से बने हुए प्रोडक्ट राजा को टैक्स के तौर पर दे दिया करते थे। एंड जो क्राफ्ट पर्सन होते थे ये राजा के यहाँ एक दिन महीने में काम किया करते थे टैक्स के तौर पर। एंड जो ट्रेडर्स थे इन पर टैक्स लगता था, मतलब ट्रेडर्स का काम होता है एक जगह से सामान लेना बेचना, ठीक है। सो वो जो सामान इन्होंने खरीदा बेचा है उस पर जो टैक्स लगा है वो इनको राजा को देना पड़ता था। ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश्ड दोज हु डिसोबेड द रूलर्स ऑर्डर्स। अगर एम्पायर के अंदर रहने वाला कोई भी इंसान रूलर के ऑर्डर को मानने से मना कर देता था तो ऑफिशियल्स उनको पनिश किया करते थे। एंड जो ये ऑफिशियल्स होते थे इनको रेगुलर सैलरी दी जाती थी राजा के द्वारा, और राजा कैसे सैलरी देते थे, टैक्सेस कलेक्ट करके। मैसेंजर्स वेंट टू फ्रो एंड स्पाइज केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। देखो एक तरफ तो राजा ने ऑफिशियल्स नियुक्त कर रखे थे, इन ऑफिशियल्स का काम क्या था, टैक्स कलेक्ट करना। इसके अलावा अगर कोई भी एम्पायर के अंदर राजा के ऑर्डर को नहीं मान रहा तो ये उनको पनिश भी करा करते थे, उनको सजा भी दिया करते थे। अब ऑफिशियल्स के ऊपर राजा ने कुछ मैसेंजर्स भी अपॉइंट किए हुए थे, ठीक है, कुछ मैसेंजर्स, ताकि ये मैसेंजर्स ऑफिशियल्स पर नज़र रख सकें कि क्या ये ढंग से कलेक्ट कर रहे हैं टैक्सेस को या नहीं कर रहे हैं, क्या ये ऑफिशियल्स राजा के साथ कोई करप्शन तो नहीं कर रहे या राजा को धोखा तो नहीं दे रहे। तो इसीलिए राजा ने कुछ मैसेंजर भी अपॉइंट किए हुए थे जो इन ऑफिशियल्स पर नज़र रखा करते थे। एंड ये मैसेंजर्स का काम क्या था, दे यूज टू वेंट टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह ये घूमा करते थे एंड ऑफिशियल्स पर ध्यान रखा करते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्पायर सुपरवाइज्ड देम ऑल। एंड ऑफिशियल्स, मैसेंजर्स, ये सारे के सारे एम्पायर के अंडर होते थे एंड एम्पायर जो होता था वो इन्हें सुपरवाइज किया करता था विद द हेल्प ऑफ द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली, मतलब अपनी खुद की फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मिलकर एंड सीनियर मिनिस्टर के साथ मिलकर। तो एक बार मैं आपको थोड़ा हायरार्की सिस्टम बता देती हूँ। देखो कैसे एम्पायर चलाया जाता था। ये हुआ एम्पायर, इसके अंडर सब लोग आ गए, ठीक है। अब इसने अपने साथ जो एक सलाहकार रखे हुए थे वो लोग आ गए सलाहकार में, जैसे कि इसके खुद के रॉयल फैमिली मेंबर हो गए, इसके अलावा सीनियर मिनिस्टर हो गए, इनके साथ मिलकर एम्पायर रूल किया करते थे। एंड एम्पायर ने अपने नीचे कुछ मैसेंजर्स अपॉइंट किए हुए थे और ये मैसेंजर ऑफिशियल्स पर नज़र रखा करते थे। और इन ऑफिशियल्स का काम क्या था, टैक्सेस को कलेक्ट करना, लोगों को पनिशमेंट देना अगर लोग राजा के ऑर्डर को नहीं मान रहे। एंड ऑफिशियल्स पर ध्यान रखने के लिए मैसेंजर्स को नियुक्त किया हुआ था और मैसेंजर्स पर ध्यान रखने के लिए एम्पायर ने अपने साथ सीनियर मिनिस्टर को मिलाया हुआ था और इस तरीके से पूरा एम्पायर चलता था। देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस। देखो एक तो वो एरिया हो गया जो डायरेक्ट एम्पायर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि देखो ये एम्पायर है, इस एम्पायर में ये वाला जो एरिया है ये डायरेक्ट एम्पायर के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अब इसके अलावा इस एम्पायर में अदर प्रोविंस भी हैं एंड प्रोविंस को ही एरियाज कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, कभी ये सोचो एरियाज अलग होते हैं प्रोविंसेस अलग होते हैं, नहीं, एरियाज एंड प्रोविंसेस एक ही चीज़ है, ठीक है। तो अब ये जो अदर एरियाज एंड प्रोविंसेस हैं इनको रूल किया जाता था प्रोविंशियल कैपिटल से। अब प्रोविंशियल कैपिटल का मतलब क्या होता है, हर एक प्रोविंस की अपनी अपनी कैपिटल होती थी एंड उस कैपिटल से
उन एरियाज पर, उन प्रोविंस पर रूल किया जाता था। तो इसे ही हम प्रोविंशियल कैपिटल कहते हैं। जैसे कि तक्षशिला एंड उज्जैन, तो ये प्रोविंशियल कैपिटल हैं, यहाँ से इनके आसपास के एरिया को कंट्रोल किया जाता था, रूल किया जाता था। एंड हर एक प्रोविंशियल कैपिटल में एम्पायर ने ऑफिशियल्स एंड मैसेंजर्स को नियुक्त करा हुआ था। ऑफिशियल्स का काम था लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना एंड लोगों को पनिशमेंट देना अगर वो राजा के ऑर्डर को नहीं मान रहे। मैसेंजर्स का काम क्या था? ऑफिशियल्स पर निगरानी रखना। ठीक। ऑल्दो देयर वॉज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पाटलिपुत्र, तो मौर्यन एम्पायर में एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल पाटलिपुत्र पर था, लेकिन पाटलिपुत्र में भी बैठकर एम्पायर पूरे के पूरे एम्पायर पर कंट्रोल किया करता था। हालांकि अकेले राजा के लिए हर एक एरिया पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था और ये पॉसिबल भी नहीं था। तो इसीलिए राजा क्या किया करते थे, अपने ही फैमिली मेंबर्स में से जो रॉयल प्रिंसेस होते थे। अब रॉयल प्रिंस कौन हुए? देखो, जो राजा के रिश्तेदार हो गए या जो राजा की पूरी फैमिली हो गई, वो रॉयल फैमिली हो गई। तो उसमें जो रॉयल प्रिंस होते थे, अब रॉयल प्रिंस वो हो गए जो उसके खुद के रिश्तेदार या बच्चे हो गए। ठीक है। तो एम्पायर की फैमिली में जो भी रॉयल प्रिंसेस होते थे उनको राजा गवर्नर की पोस्ट दे दिया करते थे। एंड ये रॉयल प्रिंसेस हर एक एरिया में गवर्नर की पोस्ट पर नियुक्त होते थे एंड उन एरियाज के लोकल कस्टम, लोकल रूल्स को फॉलो किया करते थे एंड उन एरियाज पर रूल किया करते थे। ध्यान रखना, भले ही ये रॉयल प्रिंसेस हर एक एरिया में एज अ गवर्नर पोस्ट होते थे, एज अ गवर्नर अपॉइंट होते थे, लेकिन ये जिन भी एरिया में एज अ गवर्नर रूल करते थे वहाँ के उस एरिया के लोकल कस्टम एंड लोकल रूल्स को फॉलो करना अनिवार्य होता था इनके लिए। ठीक है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि आम जनता का ध्यान रखना ज़रूरी होता था। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ऑलरेडी पढ़ी भी है यहाँ पर कि एम्पायर में बहुत सारे एरियाज़, बहुत सारे प्रोविंसेस होते हैं एंड हर एक एरिया, हर एक प्रोविंस में अलग अलग कल्चर होता है। पहनने ओढ़ने का तरीका अलग, खाने का तरीका अलग, अलग अलग कुजीन्स होती हैं, अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो अलग अलग कस्टम, अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं। उन सभी लोकल कस्टम एंड लोकल रूल को फॉलो करना ज़रूरी हो जाता था। Besides, there were vast areas between these centers। अब देखो, इतना बड़ा एम्पायर है और उस एम्पायर में बहुत सारे सेंटर्स हैं। सेंटर्स का मतलब बहुत सारे प्रोविंसेस हैं। तो एक प्रोविंस का डिस्टेंस दूसरे प्रोविंस से बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि बीच में खूब सारे रोड्स, खूब सारी नदियाँ आ जाती थी। तो ये जो रोड्स एंड रिवर्स हैं, इनको कंट्रोल किया जाता था मौर्यंस के द्वारा। एंड क्यों कंट्रोल किया जाता था? क्योंकि सड़कों से और नदियों से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता था एंड सड़कों के द्वारा एंड नदियों के द्वारा जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ईजिली इंपोर्ट भी किया जा सकता है, ईजिली एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो इन सभी सेंटर्स के बीच में जो रोड्स एंड रिवर्स होती थी उन पर कंट्रोल किया जाता था मौर्यंस के द्वारा, ताकि मौर्यंस जो हैं इन्होंने जितना भी टैक्स एंड ट्रिब्यूट कलेक्ट किया है वो सीधा ये राजा के पास पहुंचा सके। अब टैक्स एंड ट्रिब्यूट का एक जो डिफरेंस है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पर बताऊंगी। अभी बताया हुआ है, इसी बुक में आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। देखो, जैसे कि मैंने आपको ये अभी वीडियो में बताया था कि अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है, ये हमें वहीं से पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट जो ट्रेडिंग होती थी मौर्यन एम्पायर की नॉर्थ वेस्ट के साथ, यहाँ पर ना ब्लैंकेट का ट्रेड बहुत अच्छा होता था। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ में ठंड बहुत होती है, तो लोगों को ब्लैंकेट्स की ज़रूरत तो होती ही होगी। तो इसीलिए ये जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट का, ये ब्लैंकेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर साउथ इंडिया की बात करें तो ये जो एरिया था ये गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज अ ट्रिब्यूट। एंड देखो, ट्रिब्यूट का मतलब जानो। ट्रिब्यूट का मतलब होता है कि जो आम जनता होती है वो राजा को अपनी मर्जी से, अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग गिफ्ट दे देती है। ठीक है। सो ये जो ब्लैंकेट्स होते थे, गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स होते थे, तो ये आम जनता जो थी ना, ये इन चीज़ों को कलेक्ट करके एज अ ट्रिब्यूट राजा को दे दिया करते थे। ठीक है। अब यहाँ ट्रिब्यूट का मतलब बताया है। अनलाइक टैक्सेस विच वर कलेक्टेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर हम टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस को रेगुलर बेसिस पर कलेक्ट किया जाता है।
Tribute was collected as when it was possible from people who gave variety of things more or less willingly. लेकिन ट्रिब्यूट कैसी चीज होती है जो लोग अपनी खुद की मर्जी से देते हैं. देखो टैक्स जो होते थे ना वो लोगों पर इम्पोज्ड होते थे. ठीक है, इम्पोज का मतलब क्या है कि लोगों को टैक्स भरने पड़ते थे, देने ही पड़ते थे. लेकिन ट्रिब्यूट क्या है, लोग ट्रिब्यूट अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग देते थे, कम या ज़्यादा. जिसके पास जितना ज़्यादा है रिसोर्सेज उतना ज़्यादा वो एज अ ट्रिब्यूट राजा को दे देते थे. अगर गरीब इंसान है और कम चीज़ है उसके पास तो वो थोड़ी सी कम चीज़ दे देगा एज अ ट्रिब्यूट राजा को. ठीक है, लेकिन टैक्सेस जो हैं वो रेगुलरली इनसे कलेक्ट किए जाते थे, वेयर एज ट्रिब्यूट जो था वो लोग अपनी मर्जी से, अपनी विल के अकॉर्डिंग मोर और लेस दे दिया करते थे. देयर वर ऑल्सो अदर रीजन्स जो फॉरेस्टेड थे. अदर रीजन्स ऐसे थे जो फॉरेस्टेड थे, जो जंगल वाले इलाके थे. पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट. तो फॉरेस्टेड रीजन्स में रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे. मे हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट, टिम्बर, हनी, वैक्स टू मोरियन ऑफिशियल्स. एंड ये जो फॉरेस्टेड रीजन्स में एरियाज में रहने वाले लोग थे ये मोरियंस को एलिफेंट पहुंचाया करते थे, क्योंकि एलिफेंट को आर्मी के लिए ट्रेन किया जाता है. टिम्बर जो मतलब लकड़ी होती है वो दिया करते थे, हनी कलेक्ट करके दिया करते थे, वैक्स दे दिया करते थे. तो जो भी फॉरेस्ट से कलेक्ट हो सकती है जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें कलेक्ट करके ये लोग मोरियन ऑफिशियल्स को दे दिया करते थे. एंड ये चीज़ें कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की जाती थी, रोड्स या रिवर्स के द्वारा. तो इसीलिए उन रोड्स एंड रिवर्स को मोरियंस कंट्रोल किया करते थे. ठीक है, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी. अब हम जानेंगे इस पैराग्राफ में कि मौर्यन एम्पायर के जो एम्परर थे वो कैसे रहा करते थे, एंड जो इनकी कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. तो ये चीज़ हमें पता चलती है मेगास्थनीज के अकाउंट के द्वारा. मेगास्थनीज ने एक अकाउंट लिखा था, जो भी उन्होंने मौर्यन एम्पायर में देखा उस चीज़ का उन्होंने अकाउंट बनाया, और उस अकाउंट से हमें पता चलता है कि मौर्यन एम्पायर में एम्परर कैसे रहा करते थे, एंड जो कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र थी वो किस तरीके की थी. ठीक है, देखो मेगास्थनीज क्या थे, ये एक एम्बेसडर थे, राजदूत थे. किसके राजदूत थे ये? एक ग्रीक रूलर थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर. तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना कि एक ग्रीक रूलर थे वेस्ट एशिया के जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर. सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मतलब एम्बेसडर थे मेगास्थनीज. तो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को कहा कि भाई मौर्यन एम्पायर जाओ और वहाँ जाकर देखो कि एम्परर कैसे रहते हैं और उनकी कैपिटल सिटी कैसे है, राजा कैसे रूल कर रहे हैं वहाँ पर. तो इसीलिए मेगास्थनीज कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में आए थे, और इन्होंने यहाँ पर कुछ टाइम बिताया और इन लोगों का पूरा रहन सहन देखा मौर्यन एम्पायर का. ठीक है, सो सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में, एंड मेगास्थनीज ने वहाँ पर सारी चीज़ें देखी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल कैसा है, राजा किस तरीके से पूरे एम्पायर पर रूल कर रहे हैं. सो इन तमाम चीज़ों को मेगास्थनीज ने नोटिस किया एंड उसका एक प्रॉपर अकाउंट लिख डाला. अब उस अकाउंट में क्या क्या लिखा है वो पढ़ते हैं. Occasions on which emperor appears in public are celebrated with grand royal processions. देखो वैसे तो राजा पब्लिकली सबके सामने जल्दी से आया नहीं करते थे, फ्रीक्वेंटली नहीं आया करते थे, लेकिन जब भी अपीयर होते थे उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता था विद ग्रैंड रॉयल प्रोसेशंस. ही इज कैरीड इन अ गोल्डन पैलेंक्विन. पैलेंक्विन का मतलब होता है पालकी. तो सोने की बनी हुई पालकी में राजा को लाया जाता था. अब जो राजा के गार्ड्स होते थे वो एलिफेंट की राइड करके आते थे, एंड एलिफेंट पर जो है बैठ कर आते थे. इसके अलावा एलिफेंट्स को गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट से सजाया जाता था. कुछ गार्ड्स ऐसे होते थे जो अपने साथ पेड़ लेकर चलते थे, और उन पेड़ पर ट्रेंड पैरेट्स होते थे, तोते होते थे. ठीक है, एंड तोता के अलावा अदर जो लाइव बर्ड्स होते थे वो होते थे उस ट्री पर. एंड ये जो ट्रेंड पैरेट्स होते थे ये एम्परर के सर के चारों तरफ चक्कर लगाया करते थे. द किंग इज नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वीमेन
एंड जो राजा होते थे वो भले ही गोल्डन पैलेंक्विन में बैठे होते थे, सोने की पालकी में बैठे होते थे, लेकिन उनके चारों तरफ आर्म्ड विमेन होती थी। आर्म्ड विमेन का मतलब वो महिलाएं, वो ट्रेंड महिलाएं जिनके पास हथियार होते थे। अब राजा इन आर्म्ड विमेन से क्यों घिरा हुआ होता था? क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये डर था कि कोई राजा को मारने की कोशिश ना करे। He has a special servant to taste the food before he eats. राजा के कुछ स्पेशल सर्वेंट्स होते थे, तो राजा को जो खाना दिया जाना है ना, उस खाने को पहले सर्वेंट चखा करते थे। ठीक है, पहले सर्वेंट चखा करते थे और तब जाकर वो खाना राजा को दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर रहता था कि कोई राजा को जहर ना दे दे। तो इसीलिए जो खाना पहले राजा को सर्व किया जाना होता था, वो पहले राजा के स्पेशल सर्वेंट्स उन खाने को चखा करते थे और तब वो खाना राजा को दिया जाता था। इसके अलावा राजा जो था वो एक ही बेडरूम में 2 नाइट मतलब 2 रातें लगातार नहीं सोता था, एक ही बेडरूम में। ठीक है, तो इसके पीछे भी यही रीज़न था कि कहीं कोई राजा को मार ना दे, तो इसीलिए सोने के लिए अलग अलग रूम का इस्तेमाल किया जाता था राजा के द्वारा। अब अगर हम पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ें तो मेगास्थनीज ने ये लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है ये काफ़ी लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी है एंड मैसिव वॉल से सराउंडेड है। 570 टावर्स हैं, 64 गेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हाउसेस बने हैं वो 2 या 3 मंजिल के बने हुए हैं। सभी हाउसेस वुड एंड मड ब्रिक के बने हुए हैं। एंड इसके अलावा जो राजा का पैलेस है वो भी वुड का बना हुआ है। इसके अलावा जो राजा का पैलेस है उसमें स्टोन कार्विंग की है, मतलब स्टोन कार्व करके पत्थर की नक्काशी से राजा के पैलेस को सजाया हुआ है। एंड राजा का जो पैलेस था वो गार्डन्स से सराउंडेड था, मतलब चारों तरफ मैदान थे एंड उन मैदानों में एनक्लोजर्स थे। एनक्लोजर्स मतलब जहाँ पर बर्ड्स रहते हैं। सो बर्ड्स को रखने के लिए एनक्लोजर्स थे ताकि बर्ड्स उन एनक्लोजर्स में रह सकें। ठीक है, सो इस तरीके का जो अकाउंट है मेगास्थनीज ने लिखा था। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। मौर्यन डायनेस्टी के जो सबसे फेमस रूलर थे वो थे अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। अशोका ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने लोगों को अपने मैसेज दिए थे थ्रू इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, अशोका पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक अपने मैसेज पहुंचाए थे। तो अशोका ने क्या करा था, अपने मैसेजेस को, अपने उपदेश को इंस्क्राइब करवाया था एंड इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों तक पहुंचाया था। अभी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि किस तरीके के मैसेज ये देना चाहते थे। मोस्ट ऑफ अशोकाज इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत लैंग्वेज। तो इंस्क्रिप्शंस में किस तरीके की लैंग्वेज का प्रयोग किया गया? ऑर्डिनरी लैंग्वेज का, प्राकृत। एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी भाषा के लिखने की जो कला होती है ना, उस कला को हम स्क्रिप्ट कहते हैं। तो प्राकृत लिखने की क्या कला थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो जो भी इंस्क्रिप्शंस में लिखा वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था एंड इस भाषा को लिखने की जो कला थी वो थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारी भाषा हिंदी है, तो हिंदी की जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है, वो है देवनागरी। सो इन द सेम वे अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश को जो लिखने की कला है वो है रोमन एंड लैटिन में। ठीक है, तो इसकी जो लिपि है वो है रोमन और लैटिन। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। अशोकाज वॉर इन कलिंगा। अशोका ने कलिंगा में वॉर किया, कलिंगा में युद्ध लड़ा। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। ओडिशा एक कोस्टल एरिया है, तटीय स्थान है, और इसका एंशियंट नेम था कलिंगा। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी सीटेट में आया हुआ है एंड अदर एग्जाम में भी आया हुआ है कि कोस्टल एरिया का एंशियंट नेम क्या था। तो नाम था कलिंगा। अशोका फोर्ट अ वॉर टू कनकर कलिंगा। अशोका जो थे वो कलिंगा को जीतना चाहते थे, कनकर करना चाहते थे। अब देखो इस वॉर में हुआ क्या, एक तरफ तो अशोका की आर्मी थी एंड दूसरी तरफ कलिंगा के कॉमन पीपल थे। तो दोनों ही ग्रुप्स में लड़ाई हुई।
तो दोनों ग्रुप्स में जब लड़ाई हुई तो लाखों की संख्या में लोग मारे गए। अब लाखों की संख्या में लोग जब मारे गए, दैट टाइम अशोका वॉज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सो द वॉयलेंस एंड ब्लडशेड। वॉयलेंस मतलब हिंसा, ब्लडशेड मतलब खून खराबा, हॉरिफाइड मतलब शॉक्ड। तो अशोका ने जब ये देखा कि कलिंगा वॉर में इतने लोग मारे गए, मोर देन 1 लाख लोग मारे गए, तो इस चीज को देखकर अशोका काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए थे। एंड अशोका ने जब ये देखा ना कि इतना वॉयलेंस हो गया, इतना खून खराबा हो चुका है, तो अशोका ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी कोई भी वॉर नहीं लड़ेंगे, किसी भी किस्म का युद्ध वो नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अशोका ने ये डिसाइड कर लिया था कि ना ये वॉयलेंस करेंगे, ना ये किसी का खून बहाएंगे। और अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठाकर देखोगे तो आपको एक चीज़ ये पता चलेगी कि अशोका ओनली ऐसे किंग थे, पहले भी एंड आखिरी ऐसे किंग थे हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर, कि एक वॉर, एक युद्ध जीतने के बाद भी उन्होंने उस चीज़ को गिव अप कर दिया था। ठीक है। अशोकाज इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वॉर। देखो अशोका ने ना इंस्क्रिप्शंस में ये लिखवाया कि इन्होंने कलिंगा वॉर के बाद इस कॉन्क्वेस्ट को क्यों गिव अप कर दिया, इसके अलावा इन्होंने ये क्यों डिसाइड किया कि ये कोई भी खून खराबा नहीं करेंगे, ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इन सभी चीज़ों का तमाम रीज़न इन्होंने इंस्क्रिप्शन में दिया है। तो इन्होंने पहले तो ये लिखवाया हुआ है इंस्क्रिप्शन में कि जब ये राजा बने थे, राजा बनने के 8 साल के बाद इन्होंने कलिंगा वॉर को कनकर किया था, कलिंगा को इन्होंने जीत लिया था। लेकिन इस कलिंगा वॉर में लगभग 1 लाख और इससे भी ज़्यादा लोग कैप्चर कर लिए गए थे एंड 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। एंड दिस फिल्ड मी विद सोरो वाई। इन चीज़ों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। सोरो का मतलब होता है दुख पहुंचाना। अब क्यों दुख पहुंचाया उसका रीज़न आगे दिया हुआ है, तो अशोका ने ही ये रीज़न बताए हुए हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर अशोका रीज़न बताते हैं कि इन्होंने वॉर गिव अप क्यों किया था। इनफैक्ट कलिंगा वॉर जीतने के बाद भी इन्होंने इस कॉन्क्वेस्ट को गिव अप कर दिया था, मतलब जीतने के बाद भी हार मान ली थी। ऐसा इसीलिए किया इन्होंने कहा कि जब कोई इंडिपेंडेंट लैंड को कनकर करता है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है, वॉर के टाइम पर लाखों की संख्या में लोग मर जाते हैं, लाखों की संख्या में लोगों को प्रिजनर बनाया जाता है, मतलब बंदी बना लिया जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण्स एंड मंक्स भी मारे जाते हैं इस युद्ध में। एंड ब्राह्मण्स एंड मंक्स तो मरते ही हैं, इसके अलावा जो आम लोग हैं वो अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को खो देते हैं, अपने स्लेव्स को खो देते हैं, अपने सर्वेंट्स को खो देते हैं, या फिर अपने लव्ड वंस को खो देते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम। अब अशोका कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ कि लोग जो हैं वो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, अपने लव्ड वंस को खो देते हैं। इसके अलावा इतना वॉयलेंस एंड ब्लडशेड होता है कि ब्राह्मण्स एंड मंक्स भी मारे जाते हैं। सो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम, कि अब से मैं कोई भी वॉयलेंस नहीं करूँगा, मैं अब से ऑब्जर्व करूँगा धम को। धम का मतलब होता है धर्म, ठीक है। तो इन्होंने कहा अब से मैं धम को ऑब्जर्व करूंगा, धम को फॉलो करूंगा, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, एंड दूसरों को भी इस चीज का उपदेश दूंगा, दूसरों को भी अपना मैसेज पहुंचाऊंगा। अब अशोका आगे ये कहते हैं कि मेरा ये मानना है, लोगों का अगर दिल जीतना है तो धम के थ्रू लोगों का दिल जीतना ज़्यादा अच्छा है, रादर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। मतलब कि लोगों को फोर्सफुली अपना बंदी बना लेना, फोर्सफुली ब्लड शेड करके, वॉयलेंस करके उनको कनकर कर लेना, इससे अच्छा है धम के थ्रू लोगों का दिल जीता जाए। अब यहाँ पर अशोका ये रीज़न बताते हैं कि वो इंस्क्रिप्शंस पर इंस्क्राइब क्यों करा रहे हैं। तो अशोका ने कहा कि मैं इंस्क्रिप्शंस पर इंस्क्राइब इसीलिए करा रहा हूँ ताकि फ्यूचर में जो जनरेशन होगी उनको मेरा मैसेज मिले, मेरा उपदेश मिले। इसके अलावा जो मेरे बेटे होंगे एंड जो मेरे ग्रैंडसन होंगे, मतलब जो मेरे पोते होंगे, उनको भी वॉर नहीं लड़ना है, बल्कि उनको ये सोचना है कि धम को कैसे आगे स्प्रेड किया जाए। अब धम क्या है? धम एक प्राकृत वर्ड है, इसका मतलब होता है धर्म। धम का मतलब होता है धर्म, और धर्म एक संस्कृत टर्म है। तो धर्म मतलब एक संस्कृत टर्म है और इसका प्राकृत वर्ड में क्या मीनिंग निकलता है? धम। ठीक है,
अब आगे बात करते हैं कि व्हाट वाज द अशोकास धम्म। सो इस टाइटल का मतलब है कि अशोका का धम्म क्या था। सो अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ अ सैक्रिफाइस। अशोका जिस धर्म को फॉलो कर रहे थे, जिस धर्म को ऑब्जर्व कर रहे थे, उसमें किसी भी गॉड की वर्शिप नहीं थी, ना ही कोई बहुत बड़ा ऐसा सैक्रिफाइस परफॉर्म किया जाना था। ही फेल्ट that just as father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects. And अशोका को ये लगता था कि जिस तरीके से एक फादर अपने बच्चे को टीचिंग देता है, अपने बच्चे को चीज़ें सिखाता है, उसी तरीके से अशोका ये मानता था कि ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने सब्जेक्ट को, अपने थीम को, अपने उपदेशों को लोगों तक पहुँचाए। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय टीचिंग ऑफ द बुद्ध, एंड ये बुद्ध की टीचिंग को भी फॉलो करते थे। अशोका ने अपने टाइम पर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जिन प्रॉब्लम्स ने अशोका को बहुत ज़्यादा ट्रबल किया। सो किस तरीके की प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की? इन्होंने पहले तो ये देखा कि इनके एम्पायर में जितने भी लोग हैं वो डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं, मतलब अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं, एंड रिलीजन के बेसिस पर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये कहकर कि हमारा धर्म तुमसे ज़्यादा अच्छा है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई होना। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, एंड एनिमल्स की बलि दे दी जाती थी। स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड। इसके अलावा जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स होते थे, नौकर चाकर जो होते थे, उनके साथ इल ट्रीटमेंट किया जाता था, दुर्व्यवहार किया जाता था। There were quarrels in families and amongst neighbors. एंड अशोका ने यह भी देखा कि परिवार के अंदर ही लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड परिवार के बाहर भी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब आस पड़ोस में भी लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जब अशोका ने देखी, नाउ अशोका फेल्ट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। अशोका ने ये फील किया कि ये उनका धर्म बनता है, उनकी ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करें। तो लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इन्होंने एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया। अब ऑफिशियल्स जो थे उनको पोजीशन दी गई धम्म महामत्ता की। ध्यान रखना, धम्म महामत्ता, ठीक है। अब धम्म महामत्ता एक पोजीशन थी, तो इन लोगों का काम क्या था? हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म। धम्म महामत्ता का काम ये होता था कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाए एंड लोगों को धम्म के बारे में बताएं। Besides, Ashoka got his messages inscribed on rocks and pillars, instructing his officials to read his messages to those who could not read it themselves. अशोका ने धम्म महामत्ता को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया कि जो भी अशोका ने रॉक्स एंड पिलर्स पर इंस्क्राइब किया हुआ है, एंड जो भी मैसेजेस इन्होंने इंस्क्राइब करवाए हुए हैं, उन मैसेजेस को उन लोगों के सामने पढ़कर बताएं जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता। सो यहाँ पर अशोका ने सभी लोगों का ध्यान रखा, उन लोगों का ध्यान भी रखा जो लेस एजुकेटेड थे, उन लोगों का ध्यान भी रखा जो अनएजुकेटेड थे। तो इन्होंने लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या किया? एक ऑफिशियल को अपॉइंट किया, एंड उस ऑफिशियल को एक पोजीशन दी धम्म महामत्ता की। धम्म महामत्ता का काम ये होता था कि वो जगह जगह पर जाते थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे, लोगों को धम्म के बारे में बताते थे एंड उपदेश दिया करते थे, लोगों को प्यार मोहब्बत वगैरह सिखाया करते थे कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है, लड़ाई नहीं करनी, वॉयलेंस नहीं करना। इसके अलावा जो लोग अनपढ़ थे, जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो लोग कैसे पढ़ पाएंगे कि अशोका ने इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखवाया है? तो इसके लिए भी अशोका ने क्या किया? धम्म महामत्ता को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, उनको वो जो भी इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है वो पढ़कर बोलकर बताया जाए। अशोका ने अपने मैसेंजर्स को डिस्टेंट लैंड्स पर भी भेजा, जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका। तो अशोका ने इन मैसेंजर्स को डिस्टेंट प्लेसेस पर, अदर लैंड्स पर क्यों भेजा था? क्योंकि अशोका ये चाहते थे कि इनके मैसेंजर्स दूर दराज के प्लेसेस में जाएं एंड लोगों को धम्म के बारे में बताएं, धम्म का जो मेन आइडिया है उसको स्प्रेड करें। अशोका ने रोड्स वगैरह बिल्ड कराए, डग वेल्स दैट मीन्स कुएं वगैरह बनवाए,
एंड बिल्ट रेस्ट हाउसेज। रेस्ट हाउसेज मतलब विश्राम घर बनाए, जैसे कि मंक्स वगैरह, नन्स वगैरह के लिए रेस्ट हाउसेज बनवाए। बिसाइड्स ही अरेंज्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के लिए इन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए ताकि लोगों का एंड जानवरों का सभी का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सके। अब आगे पढ़ने से पहले यहाँ पर जो बॉक्स में दिया है वो पढ़ना भी ज़रूरी है। द रामपुरवा बुल, आप यहाँ पर एक स्कल्प्टर देख रहे हैं बुल का। तो ये बुल को रामपुरवा बुल क्यों कहा गया? क्योंकि एक्चुअल में क्या था कि रामपुरवा में एक मौर्यन पिलर पाया गया और इसी मौर्यन पिलर का पार्ट था ये बुल, तो इसीलिए इसे रामपुरवा बुल कहा गया। एंड ये मौर्यन एम्पायर रामपुरवा में पाया गया। रामपुरवा एक जगह है बिहार स्टेट में। एंड ये जो स्कल्प्टर है बुल का, ये बहुत ही पॉलिश्ड एंड फाइन तरीके से बनाया हुआ है। आज के टाइम पर ये स्कल्प्टर कहाँ पर प्लेस्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि आज के टाइम पर ये स्कल्प्टर बुल का जो ये स्कल्प्टर है ये राष्ट्रपति भवन में प्लेस्ड है, राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है। एंड ये हमें उस टाइम के मतलब मौर्यन डायनेस्टी के या मौर्यन टाइम्स के स्कल्प्टर्स की स्किल्स को शो करता है कि उस टाइम पर कितने बढ़िया कलाकार हुआ करते थे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। अशोकाज मैसेजेस टू हिज सब्जेक्ट्स। अशोका ने अपने प्रजा को किस तरीके के मैसेजेस दिए, उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पहले तो अशोका ये कहते हैं कि जब लोग बीमार पड़ते हैं या उनके घर में किसी बच्चों की शादी होती है या बच्चे जन्म लेते हैं या फिर वो किसी लंबी जर्नी पर जाते हैं तो लोग तरह तरह के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर अशोका कहते हैं कि ये रिचुअल्स जो आप परफॉर्म करते हो ना, ये यूजफुल नहीं है, इससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इंस्टेड आपको अदर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगी, मतलब काफ़ी लाभदायक होंगी, बेनिफिशियल होंगी। तो यहाँ पर अशोका कौन सी प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, अब वो हम यहाँ पर जानेंगे। पहला तो ये कहते हैं कि स्लेव्स मतलब जो दास हैं एंड जो सर्वेंट्स हैं, जो नौकर हैं, उनके साथ जेंटल होना चाहिए। दूसरा ये कहते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करना ज़रूरी है। तीसरा ये कहते हैं कि सभी क्रिएचर्स को, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, सबको कंपैशन के साथ, काइंडनेस के साथ ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा अशोका कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स एंड मंक्स हैं इनको गिफ्ट देना चाहिए, इनको दान करना चाहिए। फिर ये कहते हैं कि हमें अपने खुद के धर्म की हर टाइम प्रशंसा करके दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें दूसरे के जो धर्म है, दूसरे के रिलीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब ये कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपने धर्म को बार बार प्रेज करता है एंड दूसरे के धर्म को क्रिटिसाइज करता है, दूसरे के रिलीजन की आलोचना करता है, तो ऐसा करने पर वो आदमी खुद अपने धर्म को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। एंड फिर अशोका ये भी कहते हैं कि दूसरे के रिलीजन के मेन आइडियाज़ को समझो एंड फिर उसको रिस्पेक्ट भी करो। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्यारे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इन्होंने आज़ादी के बाद देखो क्या कहा था अशोका के बारे में। इन्होंने कहा हिज एडिक्ट्स, एडिक्ट्स का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस, एंड हिज यहाँ पर ये किसको डिनोट कर रहे हैं, हिज लिखकर ये डिनोट कर रहे हैं अशोका को। तो ये कह रहे हैं कि अशोका ने जो भी इंस्क्रिप्शंस में इंस्क्राइब करवाया, तो अशोका के जो उपदेश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आज भी हमसे उस भाषा में बात करते हैं जो भाषा हमें समझ भी आती है एंड जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। अब यहाँ बॉक्स में देखो क्या बताया हुआ है, द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो यह है अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम, तमिल। मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, आधुनिक भारत की जो आज के टाइम पर स्क्रिप्ट है, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही डेवलप्ड हुई है कुछ हजारों सालों, सैकड़ों साल पहले। अब यहाँ पर ए जो अल्फ़ाबेट है उसको अलग अलग स्क्रिप्ट में शो किया गया है कि अलग अलग स्क्रिप्ट में अ मतलब इसको लिखने का क्या तरीका होगा। अर्ली ब्राह्मी, देवनागरी, बंगाली, मलयालम एंड तमिल। ठीक है, तमिल एंड मलयालम जो है वो
अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ऑलरेडी मैंने ये आप लोगों को बताया हुआ है, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, ठीक है। अभी हम एल्सवेयर पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर जानेंगे। देखो, मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होने से पहले, मतलब ये कह सकते हो कि आज से कुछ लगभग 2400 ईयर्स अगो, 2400 साल पहले, चाइना के जो एम्पायर थे उन्होंने वहाँ पर ग्रेट वॉल बिल्ड कराई थी। तो ये ग्रेट वॉल बिल्ड क्यों कराई, इसके पीछे रीज़न क्या था, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर जानेंगे। इसके अलावा अगर हम आज से तो ये बोल रहे हैं कि 2400 ईयर्स अगो, तो ये कितना बीसी हुआ, 400 बीसी लगभग, ठीक है। So it was meant to protect the northern frontier of empire from pastoral people. Frontier का मतलब होता है बॉर्डर, जिसे हिंदी में हम सीमा भी कहते हैं। एंड पास्टरल का मतलब होता है पशुपालक लोग, या ये कह लो कि वो लोग जो गांव में रहते हैं, विलेज एरिया में रहते हैं और वो पशु पालन करते हैं। सो जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बिल्ड क्यों करवाई थी, तो इसीलिए करवाई थी ताकि वे नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को, मतलब वो लोग जो उत्तरी सीमा पर रहते हैं, उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और किन लोगों से प्रोटेक्ट कर सके, पास्टरल पीपल से। आई बात समझ में। देखो, जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल इसलिए बिल्ड कराई थी क्योंकि वो नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को पास्टरल पीपल से बचाना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। सो पहला रीज़न ये था कि उन्होंने नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्रेट वॉल बनवाई। एंड दूसरा, इसी में ये भी रीज़न समझ सकते हो कि इन्वेडर से बचाने के लिए उन्होंने, या एनिमी अटैक से बचाने के लिए उन्होंने ये ग्रेट वॉल बिल्ड कराई थी। हालांकि इससे पहले स्मॉलर वॉल्स थी, लेकिन फिर ग्रेटर वॉल बनाई गई ताकि नॉर्दर्न फ्रंटियर लोगों को बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। Additions to the wall that were made over period of 2000 years ago। अब ये ग्रेट वॉल बनाने में कुछ लगभग 2000 साल लगे। रीज़न इसके पीछे ये था कि जो फ्रंटियर थे, मतलब जिसे हम कहेंगे बॉर्डर या सीमा, तो ये जो एम्पायर के फ्रंटियर थे ये शिफ्ट होते रहे, बदलते रहे। द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। स्टोन एंड ब्रिक की बनी है, कुछ लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। अ रोड अलोंग द टॉप, और आप देखना कि साथ में जो ये ग्रेट वॉल बनी हुई है इसके ऊपर अगर आप देखोगे टॉप पर, तो एक सड़क भी बनी हुई है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्कड टू बिल्ड द वॉल। अब इतनी बड़ी और इतनी लंबी ये वॉल बनाई है तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें हजारों की संख्या में लोगों ने काम किया होगा। एंड जब ये वॉल बनाई गई तो 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर्स भी बनाए गए। एंड वॉच टावर से निगरानी रखी जाती थी कि कहीं कोई आसपास एनिमीज तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वॉच टावर्स जो है लगाए गए थे यहाँ पर। अब आपको बताना कि जो चाइना के एम्पायर थे इनका बिहेवियर अशोका के एटीट्यूड से कैसे अलग था। देखो, अगर हम अशोका की बात करें तो अशोका ने किसी के साथ भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया था। और कलिंगा वॉर के बाद हमने पढ़ा कि वो बिल्कुल चेंज हो चुके थे, ना तो वो वॉयलेंस चाहते थे, वो लोगों के बीच में धर्म मतलब इसको फैलाना चाहते थे। एंड बुद्धिज्म को इन्होंने प्रैक्टिस किया था। तो अशोका ने जो है कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की कि उनके फ्रंटियर में कोई आ ना सके, जा ना सके। उन्होंने ओपन कर रखा था अपने एम्पायर को बिल्कुल। लेकिन चाइनीज़ एम्पायर्स ने ग्रेट वॉल बनवा रखी थी ताकि उनके एम्पायर के अंदर कोई एंट्री ना ले सके, ठीक है। अच्छा, ये भी कर ही लेते हैं, फिर आगे आगे चलते एक बार, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं। ऑफिशियल्स कलेक्टेड डैश फ्रॉम एरिया अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द रूलर। टैक्सेस, है ना, टैक्सेस कलेक्ट करते थे ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है रॉयल प्रिंसेस ऑफन वेंट टू प्रोविंसेस एज गवर्नर्स, है ना, उनको गवर्नर्स बनाकर भेजा जाता था। नेक्स्ट वन, द मौर्यन एम्पायर ट्राइड टू कंट्रोल डैश एंड डैश विच वर इम्पोर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर रिवर्स एंड यहाँ पर रोड्स। नेक्स्ट है पीपल इन फॉरेस्टेड रीजन्स प्रोवाइडेड द मौर्यन ऑफिशियल्स विद। तो फॉरेस्टेड रीजन्स में मतलब जंगलों की तरफ रहने वाले जो लोग थे वो मौर्यन ऑफिशियल्स को क्या प्रोवाइड किया करते थे, टिम्बर, हनी एंड वैक्स। तो ये कह सकते हो कि ये एक तरीके के ट्रिब्यूट थे। पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, ट्रिब्यूट मतलब नजराना। अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट डेट है, मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग हुई थी 2300 ईयर्स अगो
और हमने 2400 साल के बारे में अभी क्या पढ़ा था कि 2400 साल पहले, दैट मीन्स लगभग 400 BC में जो चाइना के एम्पायर थे उन्होंने ग्रेट वॉल बिल्ड कराया था। एंड लगभग 2300 साल पहले, और अगर हम इसको BC में लिखें तो नियर अबाउट 300 BC मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग हुई थी। अब आगे एक बार अब हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया हुआ है। देखो मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अभी NCERT में इसको ना बहुत अच्छे से क्लियर नहीं किया हुआ कि किसके बाद कौन आया, किसने किसको हराया, ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखी हुई है। तो अभी हम इस चैप्टर को तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। अब कल जो वीडियो आएगी ना मेरी, उस वीडियो में मैं आपको वाइट बोर्ड पर समझाऊंगी पूरा। मैं आपके सामने एक जिसे हम ये कहते हैं ना कि एक पूरा साइकिल बताऊंगी मैं आपको कि किस तरीके से कौन आया, किसने किसको हराया। तो आपको सभी पता होना चाहिए कि मौर्यन एम्पायर के बाद कौन था, मौर्यन एम्पायर को किसने हराया, मौर्यन एम्पायर की बिगनिंग कैसे हुई। तो थोड़ा सा मौर्यन एम्पायर एंड फिर हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर को पढ़ेंगे। तो आप कल की वीडियो में देखना, वो आपको कल ही वो वीडियो मिल जाएगी। द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स अगो, लगभग 2200 साल पहले मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो चुका था। इन मौर्यन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद अलग अलग नए किंगडम आए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट एंड इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ पार्ट में इंडो ग्रीक्स आए जिन्होंने रूल किया लगभग 100 साल तक। फिर उसके बाद शाक आए जो कि सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे, और इंडिया में इन्होंने नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया को रूल किया था, और इनका किंगडम लगभग 500 साल तक टिका था। फिर इसके बाद जो है शाक्स जो है वो डिफीट हुए गुप्ता किंग्स से। शाक के बाद आए कुशानाज, कुशानाज के बारे में आप चैप्टर 9 में पढ़ोगे, गुप्ता किंग्स के बारे में आप चैप्टर 10 में पढ़ोगे। ठीक है। इंडिया के नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में शुंग डायनेस्टी का किंगडम स्टैब्लिश हुआ। शुंग डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। और फिर इसके बाद शुंग डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आती है कन्वाज, एंड देन फिर अदर डायनेस्टीज आती रहती हैं टिल गुप्ता एम्पायर जब तक स्टैब्लिश नहीं होता। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है क्योंकि NCERT में उस तरीके से दिया नहीं हुआ है, तो मैं आप लोगों को कल वाइट बोर्ड पर समझा दूंगी ये सारी चीज़। और वो सेशन रिकॉर्डेड होगा, लाइव सेशन नहीं होगा, रिकॉर्डेड होगा, ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें और साथ साथ समझ सकें। ठीक है। शाकाज हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया fought several battles with सतवाहनाज। शाकाज जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया के पार्ट में रूल किया था, इनके काफ़ी सारे बैटल्स हुए थे सतवाहनाज के साथ, एंड सतवाहनाज ने इंडिया के वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में रूल किया। सतवाहना किंगडम जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2100 साल पहले, एंड लगभग इसका रूल चला 400 साल तक। फिर लगभग कुछ 1700 साल पहले एक नई रूलिंग फैमिली आई जिस डायनेस्टी का नाम था वकाटकाज, और ये भी काफ़ी पावरफुल हुई थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में। फिर हम ये देखते हैं कि साउथ इंडिया में, और इनको हम संगम भी कहते हैं क्योंकि इनका संगम लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, चोलाज, चेराज एंड पांड्याज का। इन्होंने रूल किया लगभग कुछ 2200 एंड 1800 साल पहले तक। फिर लगभग कुछ 1500 साल पहले दो बड़े लार्ज किंगडम्स स्टैब्लिश हुए थे, पल्लवाज एंड चालुक्याज। और इन सभी किंगडम्स एंड किंग्स के बारे में हमें पता चलता है उनके कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन से, उनकी बुक्स से। ठीक है। देयर वर अदर चेंजेस दैट वर टेकिंग प्लेस इन विच ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन प्लेड अ वेरी मेजर रोल। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक तो हमने राजा के बारे में पढ़ा यहाँ पर कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है, एक किंगडम के बाद दूसरा किंगडम आ रहा है। सो व्हाट वाज हैपनिंग बिटवीन द किंग्स और अमंग किंगडम्स, ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ी। अब इसी के साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी पीपल के बीच में क्या चल रहा था वो चीज़ हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ऑर्डिनरी पीपल की वजह से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, जैसे कि एक तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ स्प्रेड होने लगी थी, इसके अलावा न्यू टाउन्स का ग्रोथ होने लगा था, या ये कह लो नए नए टाउन्स स्टैब्लिश होने लगे थे, एंड जो क्राफ्ट प्रोडक्शन था
वो इंक्रीज होने लगा था, ट्रेडिंग ज़्यादा होने लगी थी। तो देखो जो एग्रीकल्चर है या स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू टाउन्स है या क्राफ्ट प्रोडक्शन है या ट्रेडिंग है, दीज एक्टिविटीज़ डन बाय ओनली ऑर्डिनरी पीपल। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये ऑर्डिनरी मैन एंड वीमेन के द्वारा की जाती हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज़ में चेंजेस होने लगा था। तो कहीं ना कहीं हम ये भी कहेंगे कि ऑर्डिनरी लोगों की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिले। एक तरफ तो चेंजेस हम देख रहे हैं राजाओं की वजह से, दूसरी तरफ हम चेंजेस देख रहे हैं साइमल्टेनियसली ऑर्डिनरी पीपल की वजह से। ठीक है, अब जैसे कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने नए नए लैंड रूट्स को एक्सप्लोर कर डाला विद इन एंड आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी एंड अंदर भी। इसके अलावा नए नए सी रूट्स को उन्होंने ओपन किया, जैसे कि जो सी रूट्स वेस्ट एशिया की तरफ जाते थे, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते थे। क्योंकि देखो ट्रेडर्स का काम क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीज़ों को बेचना, खरीदना, ट्रेडिंग करना बेसिकली। तो इन लोगों की ट्रैवलिंग तो चलती ही रहती थी। तो ट्रैवलिंग के माध्यम से इन्होंने बहुत सारे सी रूट्स ढूंढ निकाले थे। एंड इसके अलावा नई नई बिल्डिंग्स बिल्डअप होने लगी थी, जैसे कि टेम्पल्स एंड स्तूपास ये स्टैब्लिश होने लगे थे। इसके अलावा नई नई बुक्स लिखी जा रही थी एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो मेजर चेंजेस ऑर्डिनरी लोगों की वजह से होते हैं, उन मेजर चेंजेस की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोग किस तरीके से रहा करते थे, क्या उनका आर्किटेक्चर था, किस तरीके का स्कल्प्टर प्रोसेस उनका होता था। जैसे कि टेम्पल, स्तूपास को देखकर आप बता सकते हो कि किस तरीके के कल्चरल एक्टिविटीज़ वो लोग किया करते थे, किन भगवानों में वो विश्वास रखा करते थे। बुक्स वगैरह को पढ़ के हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वो लोग रहा करते थे। साइंटिफिक डिस्कवरीज से भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, राइट। और हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से वहाँ पर टैक्सेस कलेक्ट किया जाता रहा होगा, किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती रहा होगी, है ना। सो दीज डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। सो एक तरफ अगर हम राजाओं की एक्टिविटी देख रहे हैं तो दूसरी तरफ हम ऑर्डिनरी लोगों की एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। तो ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं साइमल्टेनियसली हो रही थी। मतलब एक तरफ राजा एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक किंगडम के लोग दूसरी किंगडम के लोगों से लड़ रहे थे, एंड दूसरी तरफ ऑर्डिनरी पीपल की वजह से भी जो चेंजेस हो रहे थे वो साइमल्टेनियसली हो रहे थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज जो मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ये इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपको पहले तो ये पता चले कि मौर्यन एम्पायर की बिगिनिंग कैसे हुई थी। और अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 अशोका के बारे में बताया था, उस टाइम पर हमने जब ये मौर्यन एम्पायर पढ़ा तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी चंद्रगुप्त मौर्य एंड धनानंद की, याद है आपको। लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो जो डायनेस्टी आती है वो एनसीईआरटी में नहीं है। तो आपने मगध के बारे में पढ़ा है ना, मगध एम्पायर। तो मगध एम्पायर में सीधा बिंबिसार, अजातशत्रु एंड सीधा धनानंद की बात की हुई है और फिर एकदम से मौर्यन एम्पायर शुरू किया हुआ है, राइट। लेकिन ये फ्लो चार्ट अब आपने लिखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस फ्लो चार्ट को लिखकर आप अपने एनसीईआरटी पे स्टिक कर दो। और फिर हम मौर्यन एम्पायर के बाद पोस्ट मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं मगध एम्पायर की। तो मगध एम्पायर आपको पता है 16 महाजनपदस में से एक था। ठीक है, वन ऑफ द 16 महाजनपदस। तो अब मगध एम्पायर में जो शुरुआत होती है डायनेस्टी की वो है हरण्यक डायनेस्टी। ठीक है, हरण्यक डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर थे बिंबिसार। अब बिंबिसार के बाद आते हैं अजातशत्रु, फिर आते हैं उदयन। उदयन में आपको लिखना है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किया था। ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किया था। एंड हरण्यक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे वो थे नागा दशक। ठीक है, तो पहले डायनेस्टी कौन सी? हरण्यक डायनेस्टी। बिंबिसार जो है इसके फर्स्ट रूलर रहे, फिर अजातशत्रु आए, उदयन आए, और लास्ट रूलर जो थे वो थे नागा दशक। और उदयन के आगे आपको लिखना है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को स्टैब्लिश किया था। नागा दशक के नीचे आपको ब्रैकेट में लिखना है कि ये लास्ट रूलर थे हरण्यक डायनेस्टी के।
अब नागा दशक के टाइम पीरियड में देखो, हर एक राजा के टाइम पीरियड में उनका अपना एक मिनिस्टर होता था। तो नागा दशक के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था शिशुनागा। ध्यान रखना, यहां पर आप लिख लेना शिशुनागा के लास्ट यहां पर ब्रैकेट में डालकर कि ये मिनिस्टर थे नागा दशक के रूलिंग टाइम पीरियड में। तो ये इनके मिनिस्टर थे। तो शिशुनागा ने नागा दशक को ओवरथ्रो किया और फिर शिशुनागा ने क्या करा, इन्होंने अपनी डायनेस्टी अपने ही नाम से स्टैब्लिश कर दी, शिशुनागा डायनेस्टी। ठीक है, अब शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर थे शिशुनागा और इनके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर आए वो थे कालासोका। अब शिशुनागा डायनेस्टी के बाद देखो, हमने 2 डायनेस्टी कर ली, हरण्यक डायनेस्टी, दूसरी शिशुनागा डायनेस्टी, अब थर्ड वन है नंदा डायनेस्टी। अब आती है बात नंदा डायनेस्टी की। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्म नंदा। ठीक है, और महापद्म नंदा के बाद आए धनानंद। अब धनानंद के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है जब हम मगध एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे तो आपने अलेक्जेंडर का इन्वेजन पढ़ा था। तो 2300 साल पहले जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था ना, वो इन्हीं के रूलिंग पीरियड में हुआ था, ध्यान रखना। और हमने याद हो तो ये भी पढ़ा था कि अलेक्जेंडर जो थे वो ब्यास नदी के किनारे आए और फिर वापस चले गए थे, क्योंकि जो उनकी आर्मी थी उन्होंने कहा था कि भाई आगे जाना जो है खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि जो इंडियन रूलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हैं और उनके पास लॉन्ग आर्मी है, साथ ही साथ एलिफेंट्स भी हैं एंड हॉर्सेस भी हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अलेक्जेंडर जो थे वो इन्वेड करना चाहते थे, हालांकि वो इन्वेड कर नहीं पाए एंड वो उन्होंने ब्यास नदी की तरफ आके किनारे पर वापस ही अपना रुख मोड़ लिया था। तो अलेक्जेंडर जो है वो 2300 साल पहले इन्वेड करने आए थे एंड धनानंद के टाइम पीरियड में आए थे। अब देखो क्या होता है कि धनानंद की थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जिसने वो वीडियो नहीं देखी होगी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस तरीके से उन्होंने धनानंद को हराया था। देखो क्या हुआ था कि धनानंद एक बहुत बड़ा रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और ये हमने पढ़ा भी था ना कि बहुत बड़ा रिचुअल परफॉर्म किया जाता था राजाओं के द्वारा। तो उस टाइम पर इनके रिचुअल को अटेंड करने आए थे चाणक्य, और चाणक्य का इन्होंने मजाक बनाया था। किन्होंने? धनानंद ने। सो धनानंद मेड अ मॉकरी ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अब चाणक्य चाहते थे कि नंद डायनेस्टी का विनाश हो, इसका डिस्ट्रक्शन हो। तो चाणक्य जो है वो अब बदले की आग में एक ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे जो नंद डायनेस्टी को खत्म कर सके। अब चाणक्य तो आपको पता है कि उनकी नीतियां जो हैं उनको तो कोई फेल नहीं कर सकता। तो चाणक्य ने जैसे तैसे थोड़ी बहुत खोजबीन की एंड बाद में उनको मिले चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने एकदम से ऐसे चूज नहीं किया था, बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य की उन्होंने एक परीक्षा भी ली थी जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य पास हो गए थे और फिर उसके बाद चाणक्य ने अपनी नीतियों को सिखाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो चाणक्य की नीति से आगे चले और उन्होंने धनानंद को मार गिराया। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो है अब इनके हाथ में राजपाट आ गया, तो इन्होंने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश कर दिया। ओके, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनके बेटे आते हैं बिंदुसार, फिर इनके बेटे आते हैं अशोका। ठीक है, यहीं पर आपने फिर एनसीईआरटी में डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था जिसमें हेरिडिटी क्राउन चलता है, मतलब पिता के बाद बेटा, फिर उसके बेटे के बाद उसका बेटा, इस तरीके से जो है हेरिडिटी क्राउन चलता है। इसी को हम कहते हैं डायनेस्टी, जब एक ही फैमिली से रूलर बनते हैं। फिर देखो अशोका के बारे में तो हमने पढ़ा ही है कि किस तरीके से इन्होंने कलिंगा वॉर किया। कलिंगा वॉर में इन्होंने इतना खून खराबा देखा एंड ये देखा कि लाखों की संख्या से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया था कि ये अब वॉर नहीं लड़ेंगे, रीजन बीइंग कि ये वॉयलेंस नहीं फैलाना चाहते। तो इन्होंने धम्म को प्रैक्टिस किया था, इन्होंने इंस्क्रिप्शंस करवाई थी। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शंस के थ्रू अपने सब्जेक्ट एंड अपनी प्रजा को जो है मैसेज प्रोवाइड किया था, अपने उपदेश दिए थे। फिर देखो अशोका के बाद ना क्या हुआ कि मौर्यन एम्पायर थोड़ा सा टूटने लगा, रीजन बीइंग कि अशोका के बाद कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रूलर आए नहीं। लेकिन फिर भी मौर्यन एम्पायर के जो लास्ट रूलर थे वो थे बृहद्रथ मौर्य। ध्यान रखना, बृहद्रथ मौर्य। अब बृहद्रथ मौर्य को हराया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने जैसे हराया तो इन्होंने शुंग डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया। अब यहीं से शुरुआत हो जाती है पोस्ट मौर्यन एम्पायर की। जो शुंग डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी पुष्यमित्र शुंग ने,
ये एक नेटिव रूलर थे। तो अब देखो पोस्ट मौर्यन एम्पायर जो ये पीरियड है, पोस्ट मौर्यन एम्पायर का जो ये पीरियड है, इसमें हम 3 रूल बेसिकली देखते हैं। नेटिव रूलर्स थे, नेटिव रूलर्स कौन हुए? जो इंडिया के ही रहने वाले थे। एंड फॉरेन रूलर्स आए जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे, चाइना के आसपास के एरिया से आए थे हमारे इंडिया में रूल करने के लिए। एंड फिर हम देखते हैं साउथ इंडिया की तरफ चोला चेराज एंड पांड्याज के बारे में। अब देखो नेटिव रूलर में शुंग डायनेस्टी आई, कन्वा डायनेस्टी आई, सतवाहनाज आए, इनको आंध्राज भी कहा जाता है, ध्यान रखना। सतवाहनाज वो लोग थे, इन्होंने ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट करना शुरू कर दिया था। और अगर हम फॉरेन रूलर्स की बात करें तो इंडो ग्रीक्स आए थे, और इंडो ग्रीक्स के बारे में आपने अपने पोस्ट मौर्यन एम्पायर एनसीईआरटी में पढ़ा भी है। इंडो ग्रीक्स वो रूलर थे, मतलब इसमें जो भी रूलर आए थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया में पहली बार गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था। फिर इंडो ग्रीक्स के बाद आए शाकाज, देन आए प्रथियंस, देन आए कुशानाज। कुशानाज के जो राजा थे उनका नाम था कनिष्क, और ये चाइना के आसपास से आए थे कुशानाज। और कुशानाज के जो राजा थे उनका नाम था कनिष्क, जिनको सेकंड अशोका कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क एंड सेकंड अशोका दोनों ने ही जो है बुद्धिज्म को फॉलो किया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक तरफ जहां पर संगम लिटरेचर जो है हमें देखने को मिलता है। संगम लिटरेचर में इन तीनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। साउथ इंडिया में हम देखते हैं कि चोलाज, चेराज एंड पांड्याज इनका जो है रूल रहता है, और इनके बीच में भी आपस में खैर लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो ये तो खैर आपको पता ही है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ब्लड शेड और खून खराबा ये तो हमें देखने को मिलता ही मिलता है ना। सो ये था सारा कि किस तरीके से मगध से हमने देखो स्टार्ट किया, मगध में किस तरीके से डायनेस्टी चेंज होती गई। मौर्यन एम्पायर आया, मौर्यन एम्पायर को खत्म किया शुंग डायनेस्टी ने, जिसमें थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने शुंग डायनेस्टी को जो है फाउंड किया था। और फिर हम पोस्ट मौर्यन एम्पायर में 3 एक तरफ से हम साइमल्टेनियसली ऐसे रूलर्स देखते हैं। और इसी टाइम पर ध्यान रखना पोस्ट मौर्यन एम्पायर में इन लोगों की वजह से तो चेंजेस हो ही रहे थे, इसके साथ साथ जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी वजह से भी काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जैसे ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्टमैन हो गए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने वाले लोग हो गए, उन्होंने भी अपने अपने एरिया में काफ़ी एक्सपेंशन किया था। जैसे कि जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफ़ी सारे सी रूट्स को निकाल डाला था, खोज डाला था। सो ऐसे हमें बहुत सारे पोस्ट मौर्यन एम्पायर में एक्सपेंशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।